आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय। इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सेट्स के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ना है कि समुच्चय क्या होता है, किस तरह का जो कलेक्शन होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि भारत में नदियों का संग्रह, बहुत सारी नदियाँ हैं, उनका जो एक कलेक्शन हो जाएगा उसको हम कहेंगे समुच्चय कहेंगे। या क्रिकेट टीम में व्यक्तियों कितने होते हैं, 11 होते हैं, उनका संग्रह समुच्चय हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनका संग्रह समुच्चय कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, एक शब्द दिया हुआ है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित कहते हैं ऐसे वस्तु का कलेक्शन या संग्रह जिसको सभी लोग मानते हैं कि वो सही है, ठीक है, वो हम क्या कहलाएगा, उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित। अगर जैसे कि मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, वो स्वर कौन कौन से होते हैं? होता है ए, ई, आई, ओ और यू होता है, ठीक है। और जब हम इसको हम समुच्चय में लिखते हैं तो समुच्चय में लिखते हैं, ये मंझला जो ब्रैकेट होता है, मध्य ब्रैकेट, इसको इसमें लिखते हैं और इसका एक नाम देते हैं। ए बराबर हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर इसके बारे में किसी से पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो सभी का आंसर होगा 5 होते हैं, और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का ये समुच्चय है, यानी कि सुपरिभाषित है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं विश्व में 5 प्रसिद्ध लेखक, 5 सबसे प्रसिद्ध लेखक, सबसे प्रसिद्ध लेखक, ठीक है। तो अगर इस विश्व में 5 प्रसिद्ध लेखक लिखा जाए, मान लेते हैं ये बी है, तो 5 प्रसिद्ध लेखक मैं कुछ और लेखक कर सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो उनके नज़र में कुछ और 5 प्रसिद्ध लेखक होंगे, यानी कि जो आंसर होगा सबका एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी कि ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, इसमें वस्तुएं क्या होती है, सुपरिभाषित होती है, यानी कि जो कलेक्शन होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि मान लेते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या में हम जानते हैं कि इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये सुपरिभाषित है, यानी कि समुच्चय है। तो जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम समझेंगे जो ये समुच्चय है, 2 तरह का समुच्चय होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। पहले हम इसमें समझेंगे कि जो ये समुच्चय है, जो समुच्चय हम लिखते हैं, तो समुच्चय को हमेशा किस तरह लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो अवयव होते हैं इसको हम अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हमेशा हम कॉमा जरूर लगाते हैं, जब भी हम लिखेंगे तो इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। और जो इसमें अवयव होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता, मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको हम बार बार नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लेते हैं कोई समुच्चय है, 1 लिखा हुआ है, 2, 2, 3 ऐसे लिख दें, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय में हम जो अवयव होते हैं उनको 2 बार नहीं लिख सकते, उनको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एक अवयव को 2 बार नहीं कर सकता है, तो इस तरह अगर हम लिखेंगे तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। तो जब भी हम समुच्चय लिखेंगे उसको किस रूप में लिखेंगे, मंझले ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, और उसके बीच में क्या होगा, कॉमा होगा, ठीक है। जो अवयव होंगे उनके बीच में कॉमा होगा, और इनमें जो अवयव हैं उनका पुनरावृत्ति नहीं होगी, उनका दोहराव नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। और ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम समुच्चय लिखें तो इसमें जो अवयव होते हैं इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखेंगे,
इसको हम 2,1,3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या 3,2,1 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अवयव जो होते हैं समुच्चय में उनका स्थान इधर उधर हो सकता है, लेकिन अवयव की जो एलिमेंट है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय के निरूपण की विधियाँ। तो समुच्चय के निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम समझेंगे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो समुच्चय लिखते हैं उसमें जो अवयव होते हैं उनको मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट उसको अंग्रेजी में कहते हैं, और जो अवयव होते हैं उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं, और अवयव के बीच में जो अवयव होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट है ए बराबर 1 2 3 4 5, तो इसको जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो रोस्टर रूप में कभी भी लिखेंगे समुच्चय को तो 2 मंझले ब्रैकेट लगाएंगे, और जो उनके बीच में अवयव होंगे उनके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, और जो अवयव होते हैं उनका रिपीटेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल, ठीक है। अगर हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, रूप में लिखते हैं, मान लेते हैं ये बी सेट है, तो जब इस पर लिखेंगे तो इसमें ओ 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, फिर कॉमा सी, फिर एच, फिर ओ और एल। जो अवयव होंगे उसको 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो अवयव होते हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट है एक्स और ये दिया है 2,3, ये किस रूप में है, रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको हम 3,2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर रूप या निर्माण विधि। तो फिर समझ लेते हैं रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में हम क्या करते हैं, अवयव जो होते हैं समुच्चय के उनको हम मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो अवयव होते हैं उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं। अवयव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जो एलिमेंट होते हैं इनका रिपीटेशन ही होना चाहिए, ठीक है, और इनको हम आगे पीछे किसी तरह लिख सकते हैं। इसके बाद एक सिंबल होता है, इस तरह लिखते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हम लोग का सेट है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि सेट ए में ये अवयव हैं, उनके सदस्य हैं। बिलोंग करना मतलब उनके सदस्य हैं या उस सेट में है। तो अगर हम इसको निरूपित करते हैं कि अगर 2 जो है ये ए का सदस्य है, तो हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर इसमें अवयव नहीं है तो उसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। इस तरह काट देंगे, सॉरी, इसका मतलब जो ये जैसे कि मान लें यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है। अगर इसमें हम यहाँ 10 लिख देते हैं, 10 लिखें, तो क्या 10 ये सेट में है, इस समुच्चय में है 10, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 यानी कि 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि जो अवयव बिलोंग करेंगे उसमें ऐसे लिखेंगे, जैसे कि 3 हो गया ए से बिलोंग कर रहा है, 4 है ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह लिख देंगे इसको। जो अवयव नहीं बिलोंग करेगा उसमें ये सिंबल लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, और इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद फिर है समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर जब फॉर्म हम लिखते हैं तो उसमें कॉमा नहीं लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट है बी बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो सेट है ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं, ये स्वर है। तो अगर इसको हमको सेट समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये जो अवयव हैं, ठीक है, ये एक से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर हम एक से यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर, यहाँ लिखेंगे एक्स, और यहाँ ये कॉलन लगाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स,
और क्या लिखेंगे, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप और ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। तो जब भी हमको लिखना होगा रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखेंगे और समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में हमेशा हम क्या लगाते हैं, ये कॉलन लगाते हैं, या एक से जगह वाई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बुक में है उसमें एक्स यूज़ किया जा रहा है, कॉमन एक्स है, तो हम लोग भी एक्स यूज़ करेंगे। और जब भी हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये कॉलन जरूर लगाएंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट समुच्चय के बारे में जानेंगे जिसको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमेशा ज़रूरत होता है, उस सिंबल को हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले है एन। एन जो सिंबल होता है इसका प्रयोग हम करते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को दर्शाने के लिए, यानी कि एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अनंत तक। उसके बाद है डब्लू। डब्लू जो होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो डब्लू बराबर हम क्या लिखेंगे, ये भी धनात्मक होता है, तो 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। इसके बाद है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो जो परिमेय संख्या होती है वो निश्चित तो है नहीं, तो उसमें सम संख्या भी आती है, विषम संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या होते हैं उसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, और बराबर यहाँ लिखेंगे P बिलोंग्स टू Z। P किससे बिलोंग करता है, यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे P बटे Q। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो उसमें जो P और Q किससे होंगे, वो पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। पूर्णांक किससे निरूपित करते हैं, Z से करते हैं, तो लिखेंगे तब P बिलोंग करता है Z से, ठीक है, और Q बिलोंग करता है Z से। और कंडीशन क्या होता है परिमेय संख्या होने के लिए कि जो हर है यानी कि जो Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस रूप में लिखेंगे। इसके बाद है Z पूर्णांकों का समुच्चय। तो जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डॉट डॉट हो जाएगा -∞ टू, मतलब माइनस अनंत से लेकर के यहाँ -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 अनंत। तो ये हमारे हो गए पूर्णांक। उसके बाद है आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से करते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें कुछ संग्रह दिए गए हैं जिसको हमको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखा हुआ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे हम लोग जानते हैं कि जो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो निश्चित हैं, और किसी से हम पूछेंगे तो सब लोग यही आंसर बताएंगे। इसका मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित है, और जब सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने के नाम है, तो पहला है जनवरी, ठीक है, उसके बाद क्या है जून है, और उसके बाद है जुलाई। और कोई ऐसा महीना का नाम नहीं है जो जे से प्रारंभ होता हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित होगा। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में लिखा हुआ है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह।
तो हम भारत के 10 अधिक प्रभावशाली व्यक्ति अगर हम पूछते हैं, प्रभावशाली लेखक अगर पूछ रहे हैं, तो मेरे विचार में कुछ और लेखक हो सकते हैं, किसी दूसरे से पूछा जाए तो उनके विचार में कुछ और दूसरे लेखक प्रभावशाली हो सकते हैं, यानी कि सबका जो उत्तर होगा एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो समुच्चय है अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित नहीं है। जो संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं आता, ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सेकेंड का आंसर लिखेंगे, यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं वो समुच्चय है कि नहीं है, या सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह आंसर होगा। अगर मैं सोचता हूँ तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कुछ और होंगे, दूसरे देश के व्यक्ति से पूछेंगे तो कुछ और बताएंगे, या आपका विचार कुछ और होगा। तो सबके इसमें जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनका जो संग्रह है वो सबका अलग अलग होगा, यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित कब होता है, जब सबके जो विचार हो एक जैसे हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो अंग्रेजी के वर्णमाला का एग्जाम्पल था, स्वर का एग्जाम्पल था, तो स्वर में किसी से हम पूछेंगे तो सबका एक ही आंसर आएगा, यानी कि सबके विचार एक जैसे हैं, सबका आंसर एक ही है, तो तब वो सुपरिभाषित होगा। लेकिन इसमें 11 बल्लेबाज की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो सबके अलग अलग चॉइस हो सकता है, सबका अपना अपना पसंद होगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो जितने भी लोग जानते हैं सब उतना ही आंसर बताएंगे, मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं जो होंगी कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से जाएगा और 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक होगा। और हम किसी भी व्यक्ति से पूछें तो सब लोग यही आंसर बताएंगे 1 से लेकर 99 तक, यानी कि ये क्या होगा, तब ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब ये क्या है, एक समुच्चय है। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अगर लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं तो क्या स्टार्ट होगा, 1 से होगा, 1 2 3, ठीक है, 4, फिर कॉमा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक। ठीक है, और ये हम आंसर किसी पूछेंगे सभी आंसर बताएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, यह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे हैं सबको पता है, ठीक है, और ये निश्चित है, किसी से हम पूछेंगे तो जो उपन्यास हम लोग जानते हैं वो उपन्यास दूसरे भी लोग जानते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित होगा, और ये क्या है, ये एक समुच्चय है। तो इसमें भी सेम आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक
या लिख सकते हैं यह समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांक कौन कौन से हैं? पूर्णांक में क्या होगा, वो भी सम होने चाहिए। तो सम में किसी से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 10, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे कि सम पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो सभी बताएंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, और ये सम है, इसमें माइनस का चिन्ह तो है नहीं, तो ये क्या है, ये एक सुपरिभाषित है। तो लिखिए, इसमें नाम देते हैं इसका ए, लिखेंगे यह। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 7। यह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, मतलब जो चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर कौन सा, समुच्चय, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब निश्चित हैं, और जिससे भी पूछेंगे सब लोग यही क्वेश्चन बताएंगे, जो भी एक्सरसाइज है या जितने भी क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित होगा, मतलब ये क्या है, समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखेंगे, इसका आंसर, यह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। तो विश्व में सबसे अधिक जो खतरनाक जानवर है, मेरे विचार से कुछ और होंगे, आपके विचार से कुछ और होंगे, यानी सबके विचार में जो जानवर होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, यह सुपरिभाषित नहीं है अतः यह समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषित तो अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जो वेल डिफाइंड होगा वो समुच्चय होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा हुआ, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए, यानी कि बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट या अवयव हैं जो ए से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए के सदस्य हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ 5, फिर खाली स्थान है ए। तो हम देख रहे हैं कि जो ए समुच्चय है इसमें 5 इसका अवयव है, यानी कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद है 8 दिया हुआ था, 8 इसमें इस समुच्चय में कहीं है ही नहीं, यानी कि 8 इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता, इसका सदस्य नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा तब, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, उसके बाद 0 इसमें है ही नहीं, तो इसमें भी डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद 4 है, तो 4 इसमें से बिलोंग करता है, इसका सदस्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग करता है ए से। उसके बाद है 2, तो 2 इसमें बिलोंग करता है, ये 2 इसका सदस्य है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। ठीक है, उसके बाद 10 दिया हुआ है, तो 10 इस समुच्चय में है ही नहीं कहीं। ठीक है, 10 इसका अवयव नहीं है, तो यानी कि इसका सदस्य नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का हो गया सिंबल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और जो अवयव हैं उनको मंझले ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे और उसके बीच में कॉमा लगाएंगे, और जो अवयव हैं उनका रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो पहला दिया हुआ कि a बराबर फिर x सच डेट, इसको सच डेट पढ़ते हैं, x सच डेट x एक पूर्णांक है और जो x का मान है -3 से बड़ा है और 7 से कम है। इसको कैसे पढ़ेंगे,
x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, यानी कि x जो है -3 से बड़ा है, ये छोटा का सिंबल है, यानी कि -3 छोटा है, x बड़ा है, और ये भी छोटा का सिंबल है, यानी कि x छोटा है 7 से। तो इसका मतलब है कि जो x है इसका मान -3 से बड़ा है, ठीक है, और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन कौन सा हो जाएगा? -2 होगा, -1 होगा, पूर्णांक में 0 भी आता है, 0 भी हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि -2 से लेकर कहाँ तक होंगे? यानी कि -3 से बड़ा है -2 और 7 से छोटा है। 7 से छोटा कौन सा है? 6 छोटा है। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? ये बराबर यहाँ लिखेंगे -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है b बराबर x सच दैट x संख्या एक से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर, जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है 6 से कम। 6 से प्राकृत संख्या कौन से कम कौन कौन सी हो जाएंगी? एक होगा, 2 है, 3, फिर 4 और 5। इसके बाद 6 लिखेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो संख्या कौन कौन सी होंगी तब? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे तब b बराबर 1, 2 3 4 5, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद है सी सेट दिया हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन है एक सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब हमको 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? 2 अंक की संख्या, एक होगा 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया 2 अंक की संख्या। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? और कौन की संख्या हो सकती है? 26। ठीक है, 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद फिर अगले आ जाते हैं तो 3 5 35, 35 में 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो सकता है? 44। ठीक है, 44 को जोड़ेंगे, फिर 50 से ऊपर में आते हैं तो क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, फिर उसमें आएंगे 60 में से ऊपर में तो 62, फिर उसके बाद होगा 71 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 80। इसके ऊपर जाएंगे तो 2 अंकों का योगफल ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन कौन सा होगा? इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 17, 26, 35, फिर 44। ठीक है, उसके बाद 53, 62, 71 और 80। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 से विभाजित होती है और खुद से विभाजित होती है, और बताना है 60 की भाजक का मतलब 60 में उस संख्या से भाग लग जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से तो भाग लग जाएगा। उसके बाद फिर 3, 3 से भी भाग लगेगा। उसके बाद फिर 5, 5 से भी 60 में भाग लग जाएगा। उसके बाद अगर हम लिखते हैं 7 है या 11 लिखते हैं, 13, कोई भी अभाज्य संख्या इसके ऊपर लिखेंगे तो ये संख्या 60 को विभाजित नहीं करेगी, यानी कि 60 में उससे भाग नहीं लगेगा। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? 2 3 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बराबर 2, 3, 5। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ई बराबर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें जब हम इसका समुच्चय लिखेंगे तो मैंने बताया है कि जब भी हम अवयव को लिखते हैं तो उसमें उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन अक्षरों को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें टी है, टी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आर, उसके बाद फिर आई, उसके बाद जी, ठीक है, उसके बाद फिर ओ, उसके बाद फिर एन, एन के बाद फिर से ओ आ रहा है। ठीक है, तो ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद एम है, और कहीं इसमें एम तो है नहीं, एम लिख लेंगे। उसके बाद है ई, ई कहीं और नहीं हम लोगों ने लिखा है तो ई को भी लिखेंगे। उसके बाद है टी, इसमें टी एक बार लिखा हुआ है तो इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, टी को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आर, आर भी हम लोगों ने एक बार लिख चुका है तो इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में कौन सा है? वाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके बाद एफ में लिखा हुआ है कि बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय।
तो जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें टी 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो बी कॉमा ई, उसके बाद फिर टी कॉमा ई लिखा हुआ, ई को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ई 2 बार है, और लास्ट में क्या है आर। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इनको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, पहला है 3 6 9 12, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12, यानी कि 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, फिर 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं 9 हो रहा है, फिर 3 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। यानी कि इसमें 3 क्या है, 3 फिक्स है, और इसमें ये बदल रहा है 1 2 3 4 बदल रहा है। तो हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, तो मान लेते हैं इसको कोई समुच्चय का नाम दे देते हैं ए बराबर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्स सच डट एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बराबर में यहाँ लिखेंगे 3 में क्या गुणा कर रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उनको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल एन है, 3n, ठीक है। और ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, 1 2 3 4 को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किससे बिलोंग करते हैं, मतलब किसके सदस्य हैं, ये प्राकृतिक संख्या के सदस्य हैं। तो इसको लिख सकते हैं तब n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ठीक है। और इसमें जो n का मान है वो किससे, 1 से शुरू हो रहा है, 1 के बराबर है और 4 के बराबर, यानी कि उसके बीच में n का मान है। तो उसको हम तब कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं, इसमें जो n है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जो n है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा हम लोगों ने लिखा है, लास्ट में इसमें 4 हो रहा है। तो जो n है 1 के बराबर है, ठीक है, या 1 से बड़ा है और 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे तब, 1 के बराबर होगा 1, फिर 2 3 और 4। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे, हो गया पहले का आंसर। उसके बाद है दूसरा हम दिया कि 2 4 6 8 32, ठीक है। तो इसका बी नाम दे देते हैं। तो लिखा हुआ पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 32 है। इसमें 2 में 1 से गुणा कर रहे हैं, जैसे कि 2 में 1 से गुणा करें तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4, ठीक है। सॉरी, ये स्क्वायर है, 2 पर पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 पर पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 पर पावर 4 करेंगे 16, फिर 2 पर पावर 5 कितना होगा 32, ठीक है। यानी कि इसमें 2 तो फिक्स है, क्या बदल रहा है, उसका जो घात है ये बदल रहा है, यानी कि घात की जगह क्या लिखेंगे हम, स्मॉल n लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे x सच डेट x बराबर 2 फिक्स है और ये घात बदल रहा है 2 पावर n लिख देंगे, ठीक है। और ये n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इसमें जो n है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 और 5 के बीच में है। तो क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे 1, ठीक है, या छोटा या बराबर का सिंबल यहाँ लिखेंगे, यानी कि n जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद फिर थर्ड में दिया हुआ है 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो इसमें भी क्या है, 5 है पावर 1 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर है यानी कि घात 2 है तो 25 हो जाएगा, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 5 पे घात 4 625। तो इसमें भी हम देख रहे हैं 5 फिक्स है, ठीक है, क्या बदल रहा है, केवल घात बदल रहा है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका सेट का नाम देते हैं सी। तो सी बराबर हो जाएगा x सच डेट x बराबर
5 पावर n, ठीक है, और n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन से। लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और n कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 के बराबर है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है, तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे। जो n है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद चौथा में दिया है 2, 4, 6, इस सब फिर डॉट डॉट है, अनंत तक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको सिंपल लिख देंगे, इसका नाम देते हैं d। तो d बराबर लिखेंगे x सच डैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और लास्ट में है पांचवा क्वेश्चन है, 1 लिखा हुआ, फिर 4 है, फिर कितना है? 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम 1 पे पावर 1 लिखें तो 1 होगा, 2 का पावर 2 लिखें 4, फिर 3 का पावर 2 लिखें कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। उसी तरह लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? 10 का पावर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी संख्या है हम उनका क्या कर रहे हैं? उनका हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो इसे बदल क्या रहा है? सबका, सॉरी, यहाँ 1 का घात 2 होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यानी कि बदल क्या रहा है? ये जो संख्याएं हैं ब्रैकेट के अंदर ये बदल रही हैं, लेकिन घात फिक्स है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका नाम देते हैं ई। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक सच डैट एक्स बराबर, इसमें ये बदल रहा है तो n घात वही है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N से, और n का मान किससे? 1 के बराबर है, ठीक है, और 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो लिखेंगे जो n है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, या 10 के बराबर या 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि ये लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ a बराबर 1 सच डैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो हमको इसमें केवल विषम लिखना है, यानी कि विषम क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखते जाएंगे। और इसमें ये नहीं लिखना कि कहाँ तक है, ठीक है, यानी कि अनंत तक लिखेंगे। तो इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो a बराबर 1, ठीक है, फिर 3, 5, 7, 9, उसके बाद अनंत हो गया। उसके बाद b में दिया हुआ है 1 सच डैट x एक पूर्णांक है और x का मान जो है -1/2 से बड़ा है, ठीक है, और 9/2 से छोटा है। यानी कि अगर भाग देंगे तो ये कितना होगा? माइनस का 0.5 हो जाएगा, और अगर इसको भाग देते हैं तो 4.5 होगा, ठीक है। यानी कि हमको इसके बीच में लिखना है संख्याएं। तो जो इंटीजर्स, इसको पूर्णांक का मतलब इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये माइनस में होता है प्लस में भी होता है। तो 0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन सा हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है, फिर 1, 2, 3 और 4। तो इसको हम जब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो a बराबर 0, 1, 2, 3 और 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है c बराबर 1 सच डैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको हम किस में लिखना है? इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें देख रहे हैं l 2 बार रिपीट है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो c बराबर l, फिर कॉमा o, फिर कॉमा y और कॉमा a, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, c बराबर 1 सच डैट x एक पूर्णांक है और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट होगा और प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखेंगे। इसका मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2, यानी कि -2 और 2।
इसके बीच का मान लिखना है, -2 के बराबर है और 2 के बराबर है, इसका बीच का मान भी लिखना है। तो जब इसको लिखेंगे तो c बराबर हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, -2 लिखेंगे, फिर -2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, -1, इसके बाद फिर 0 होगा, इससे बड़ा 1 और 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ई बराबर x एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन किस में नहीं होते हैं, तो पहले हम लिख, जनवरी में 31 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी 28 से 29 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे फरवरी। उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है, फिर अप्रैल 30 दिन का होता है, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल। अप्रैल के बाद मई जो होता है ये 31 दिन का होता है। मई के बाद हो गया जून 30 दिन का होता है, तो यहाँ जून लिखेंगे। जून के बाद जुलाई 31 का होता है। उसके बाद अगस्त भी 31 का होता है। उसके बाद फिर सितंबर 30 का होता है, तो सितंबर लिखेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया 31 का, फिर नवंबर होता है 30 का और दिसंबर होता है 31 का, तो लास्ट में क्या होगा, नवंबर होगा। ठीक है, इसके बाद है f बराबर x सच x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले अगर हम इसको लिखते हैं तो a b c d e f g h i j, उसके बाद आता है k, तो k को नहीं लिखेंगे। और इसमें लिखा है कि एक व्यंजन है, तो व्यंजन है तो इसके बीच में स्वर भी है, तो स्वर को काट देंगे, ए नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद ई नहीं लिखना है और आई नहीं लिखना है। तब इसको हम क्या लिखेंगे, तब ए बराबर लिखेंगे सबसे पहले बी, ठीक है, उसके बाद सी डी, ई को नहीं लिखेंगे, एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे और जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले है, पहले में 1 2 3 6। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण विधि में है और ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। और इससे पहला लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 6। तो पहले लिखा है एक सच x अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। तो इसमें 2 तो अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद है 2 3, इसके बाद है एक सच x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें देख रहे हैं 10 से कम तो है, लेकिन इसमें 2 और 6 सम संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सी में है एक सच x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसमें 1 2 3 6 प्राकृतिक संख्या है और इसमें हम सभी से क्या करते हैं, 6 में भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का होगा सी। ठीक है, ये इसका रूप है और ये इसका रूप है, ये रोस्टर हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद है दूसरा में 2 3। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक सच x अभाज्य संख्या है और जो 6 की भाजक है। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसमें 6 से भाग लग सकता है, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद है मैथमेटिक्स, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ दिख रहा है कि एक सच x डी वाला है कि मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है। तो जब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो जो अक्षर हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि जिनका दोहरा हो रहा है, उसको हम 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है 1 3 5 7 9। तो इसमें क्या मिलाएंगे, एक सच x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है और 10 से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे, ये मैं ब्लैक बोर्ड में जगह कम होने का कारण से बता रहा हूँ, जब भी हम लिखते हैं तो इसका आंसर जो होगा उसके बराबर में लिखेंगे, यानी कि पहले के बराबर कौन सा लिखेंगे, सी लिखेंगे, इस तरह मिलाते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।